हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक, जिसमें हम भूमि संसाधन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, विस्तार से करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? 43%, 71%, 27% और 30%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43% पर। 71% पर क्या है? 71% पर जल है, 27% पर पठार है और 30% पर पर्वत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है चट्टान, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है जलवायु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी यानी मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवन तंत्र है? जीवन तंत्र का मतलब समझते हैं, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिस पर क्या हमारा जीवन संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है? पहला है 43%, दूसरा है 30%, तीसरा है 27% और चौथा है 71%। चलिए 43% पर क्या है? मैदान भाग है, यानी 71% पर मैदान है, 30% पर पर्वत है, 27 पे पठार है और 71 पे जल है। तो क्या कह रहा है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? पहला ऑप्शन है 43%, दूसरा है 30%, तीसरा है 27% और चौथा है 71%। 43% भाग पर क्या है? 43% भाग पर मैदान है, 30% भाग पर पर्वत है, 27% भाग पर पठार है और 71 पे जल है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27%। 27% भाग पर क्या है? पठार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु पर्यटन विकास के अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है? पहला है पठार, दूसरा है पर्वत, तीसरा है चट्टान और चौथा है पहाड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत, क्योंकि पर्वत के पिघलने से क्या होता है, नदी में पानी का प्रवाह हमेशा बना रहता है और पर्वत के कारण ही नदियां क्या हो पाती है? बारहमासी हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? पहला है पठार, दूसरा है पर्वत, तीसरा है चट्टान और चौथा है मृदा यानी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा यानी मिट्टी। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक कितने हैं? यानी मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कितने कारकों से मिलकर के होता है, या किन किन कारकों का क्या है मुख्य योगदान है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। चलिए आगे जानते हैं मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन कौन है। चलिए मृदा निर्माण के मुख्य कारक, पहला है ऊंचावच या धराकृति, दूसरा है मूल सेल या चट्टान, तीसरा है जलवायु, चौथा है वनस्पति और पांचवा है जैव पदार्थ और छठा है खनिज का कण। और किसी भी चीज को बनने में क्या लगता है? समय, यानी सातवां क्या है? समय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चट्टानों की टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से किसका निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है मृदा का, दूसरा है पर्वत का, तीसरा है वनस्पति का और चौथा है खनिज का। तो चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से किसका निर्माण होता है? वो होता है मिट्टी का यानी मृदा का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चावच, भू आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में विविधता के आधार पर मृदा को या मृदा के कितने प्रकार है, या भारत में जो है मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 भागों में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक मृदा कौन सी है? यानी भारत में जो सबसे अधिक फैली हुई मिट्टी है वह कौन सी मिट्टी है? पहला है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लेटराइट मृदा, चौथा है लाल एवं पीली मृदा।
भारत में जो सबसे अधिक फैली हुई मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर। कितना? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली द्वारा ले गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। पहला है सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, दूसरा है गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र, तीसरा है महानदी गोदावरी और कृष्णा, चौथा है कावेरी सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल मिलाकर भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है? पहला है 6.5 करोड़, दूसरा है 6.11 करोड़, तीसरा है 14.4 करोड़ और चौथा है 5.5 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कितना होगा? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मृदा के यानी जलोढ़ मृदा के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला है पुराना जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी। पुराना जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि पुराने जलोढ़ मृदा में कंकर और बजरी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसे क्या कहा जाता है? यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। चलिए सुनिए, अब नवीन जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का कण कैसा होता है? महीन होता है, जिसे खादर कहते हैं। खादर में बालू एवं मृतिका का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि खादर मिट्टी में जो है या खादर मिट्टी किन किन चीजों का मिश्रण है, तो बालू और मृतिका का मिश्रण है। यह क्या होते हैं? काफी उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन जैसे पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता किस मिट्टी में होती है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है लेटेराइट मिट्टी और चौथा है पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। और इसमें किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की। चलिए नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, जो मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है दियारा भूमि, तीसरा है कपासी मिट्टी और चौथा है मक्का मिट्टी। कपासी मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा नाम है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दियारा भूमि। क्या बोलते हैं इसको? दियारा भूमि बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला हो जाता है? यानी काली मिट्टी में कौन सा तत्व उपस्थित होता है जिसके कारण काली मिट्टी का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। पहला है एल्युमिनियम एवं लोह यौगिक, दूसरा है पोटास और लोह यौगिक, तीसरा है नाइट्रोजन और लोह यौगिक, चौथा है फास्फोरस और लोह यौगिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एल्युमिनियम और लोह यौगिक के कारण क्या हो जाता है? काली मिट्टी का रंग काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है काली मिट्टी को, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी को, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी को और चौथा है पर्वतीय मिट्टी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी को। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। और इसी को क्या बोलते हैं? रेगुर, यानी स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मिट्टी का निर्माण मूल सेल एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट के लावा के विघटन से हुआ? विघटन मतलब क्या? टूटने से हुआ है। विघटन मतलब क्या? विघटन का मतलब होता है टूटना, यानी टूटने से हुआ है। ठीक है, तो पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर भी है? तो अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम ही क्या है? स्थानीय नाम
यानी स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम रेगुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है, यानी फैला हुआ है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगर आप लोगों से पूछेगा कि काली मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो पहला हो जाएगा दक्कन के लावा प्रदेश में, दूसरा हो जाएगा महाराष्ट्र में, तीसरा गुजरात में, चौथा कर्नाटक में, पांचवा आंध्र प्रदेश में और छठा तमिलनाडु में। यानी कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में फैली हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम और पोटास जैसे तत्वों की क्या होती है? अधिकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या अगर आप लोगों से पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है? किस मिट्टी में फास्फोरस की कमी रहती है? तो काली मिट्टी में क्या होती है? फास्फोरस की कमी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है? यानी पानी को क्या कर सकते हैं? अपने अंदर अधिक देर तक रख सकती है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में शुष्क मतलब सूखा, शुष्क या गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है? यानी ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें गर्म मौसम में या गर्मी के समय में दरारें पड़ जाती है जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है? पहला है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है मरुस्थलीय मिट्टी और चौथा है पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कम वर्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपासी मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 करोड़ हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर। अगर प्रतिशत में पूछेगा तब 15% में। कितना? 15% में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर काली मिट्टी का विस्तार है? 15%, 43%, 27% और 30%। 30% पर क्या है? पर्वत का विस्तार है, 27 पे पठार का, 43 पे मैदान का और 15 पे क्या है? काली मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? पहला है लाल एवं पीली मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा है पर्वतीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल एवं पीली मृदा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार का मिट्टी मिलता है, तो वो क्या हो जाएगा? लाल एवं पीली मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लौह अंश के कारण रंग लाल आता है? यानी ऐसा कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहा के अंश के कारण उसका रंग कैसा आता है? लाल आता है और भीगने पर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण मूल रूप से ग्रेनाइट, नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से बने हैं? पहला ऑप्शन है लाल एवं पीली मृदा, दूसरा है लेटराइट मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा है मरुस्थलीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लाल एवं पीली मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटराइट मृदा, चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बताएंगे इसके बारे में। अगला प्रश्न है, लाल एवं पीली मृदा का विस्तार भारत के कुल कृषि
भूमि के कितने हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है? पहला है 7.2 करोड़ हेक्टेयर होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? हेक्टेयर। 7.2 करोड़ हेक्टेयर, 1.3 करोड़ हेक्टेयर, 6.8 करोड़ हेक्टेयर या 6.4 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.2 करोड़ हेक्टेयर पर लाल एवं पीली अरे मिट्टा नहीं, लाल एवं पीली मिट्टी का क्या है? विस्तार है, मिट्टा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में है? पहला है लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल एवं पीली मृदा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है लाल एवं पीली मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो क्या सब हो जाएगा? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है? यानी वहां का तापमान भी क्या चाहिए? अधिक चाहिए, और वर्षा भी क्या चाहिए? अधिक चाहिए। पहला है लाल एवं पीली मृदा, दूसरा है लेटेराइट मृदा, तीसरा है जलोढ़ मृदा और चौथा है काली मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मृदा। यानी इसको लेटेराइट मृदा को तापमान भी अधिक चाहिए और वर्षा भी क्या चाहिए? अधिक चाहिए। तापमान भी अधिक चाहिए और वर्षा भी अधिक चाहिए, दोनों चीज क्या चाहिए? अधिक चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लेटेराइट मृदा का विस्तार कितने करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर है? यानी भारत में जो लेटेराइट मृदा है वह कितने करोड़ हेक्टेयर की भूमि पर फैला हुआ है? पहला है 1.3 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा है 7.2 करोड़ हेक्टेयर, तीसरा है 6.4 करोड़ हेक्टेयर या अरे चौथा का है बोल दिए, सी बोलना था। चलिए, और अगला है 1.7 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर क्या है? लेटेराइट मृदा का विस्तार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का रंग एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल होता है? लाल और पीली मिट्टी का जो मतलब रंग लाल होता है वो लो अंश के कारण होता है, जबकि लेटेराइट मृदा का रंग जो लाल होता है उसका कारण क्या है? एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लेटेराइट मृदा जो है एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में किस मिट्टी का विस्तार मिलता है? पहला है लेटेराइट मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है पर्वतीय मृदा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट मृदा। चलिए इसका राइट आंसर होगा लेटेराइट मृदा। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि लेटेराइट मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में मिलता है, तो कर्नाटक में मिलता है, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा, और किसमें? असम की पहाड़ी में भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा, कहवा मतलब क्या? कहवा को क्या बोलते हैं अपना लोग? कॉफी बोलते हैं। कहवा मतलब क्या होता है? कहवा को ही क्या बोलते हैं? कॉफी बोला जाता है। यानी कहवा का उत्पादन किस मिट्टी में किया जाता है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है पर्वतीय मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेटेराइट मृदा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेटेराइट मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में किस मृदा को काजू की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस किस प्रदेश में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। अगर पूछेगा आप लोगों से कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या ऐसे पूछेगा कि किन किन राज्यों में लेटेराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती की जाती है। किस मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मृदा। मृदा मतलब क्या होता है? मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी, भूल मत जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी लंबी, शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, अल्प मतलब समझते हैं, जहां वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है,
ह्यूमस रहित मतलब समझते हैं, जिसमें यानी ऐसा मिट्टी जिसमें क्या हो, पेड़ पौधा उत्पन्न करने की क्षमता नहीं हो। अब ह्यूमस रहित बालुई वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। पहला है लेटराइट मृदा, दूसरा है मरुस्थलीय मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है पर्वतीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। चलिए लेटराइट मृदा का मृदा कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाएगा, जहां पर क्या होगा, तापमान भी अधिक होगा, तापमान भी इसको अधिक चाहिए और वर्षा भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। पहला है लेटराइट मृदा, दूसरा है मरुस्थलीय मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा, चौथा है पर्वतीय मृदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा। ये मत समझिएगा कि लाल मृदा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मरुस्थलीय मृदा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि लाल या हल्का भूरा, यानी किस कलर का, भूरा कलर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भूरा को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कच्छ कहाँ है बालक, कच्छ है गुजरात में। चलिए अब है सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है लेटराइट मृदा, दूसरा है मरुस्थलीय मृदा, तीसरा है लाल एवं पीली मृदा और चौथा है पर्वतीय मृदा। तो राजस्थान में कौन सा मिट्टी मुख्यतः पाया जाता है, तो इसमें मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। यानी भारत में जो वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत भूमि जो है खेती करने योग्य है या खेती करने लायक है। पहला है 80%, दूसरा है 54%, तीसरा है 33% और चौथा है 93%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54%। कितना, 54%। अगर पूछेगा आप लोग से कि पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है, तो 80% पर उस राज्य का, यानी पंजाब और हरियाणा जो है अपने क्षेत्र के 80% पर क्या करती है, खेती कर लेती है, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा में जो कुल मतलब उसका भूमि है, कुल क्षेत्र भूमि है, उसमें कितना प्रतिशत भाग पर वो खेती करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80% भाग पर। क्या करता है, 80% भाग पर खेती कर लेता है। चलिए अगर पूरे भारत में पूछेगा कि कितना प्रतिशत भूमि है खेती करने लायक, यानी खेती करने लायक जमीन कितना है भारत में, 54% खेती करने लायक, खेती करने लायक जमीन, लिखिए जमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने प्रतिशत क्षेत्र, कितने प्रतिशत से कम क्षेत्र में खेती होती है। पहला है 8%, दूसरा है 54%, तीसरा है 10% और चौथा है 15%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार आवश्यक है। यानी किसी भी देश के पर्यावरण को मतलब पर्यावरण को सॉरी किसी भी देश के पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए कितना प्रतिशत जमीन पर क्या होना चाहिए, जंगल लगा हुआ होना चाहिए। पहला है 25.5%, दूसरा है 33%, तीसरा है 10% और चौथा है 15%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33% पर क्या है, आवश्यक है। अगर इससे कम होता है तो पर्यावरण के लिए क्या है, हानि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। विविध क्रिया मतलब समझते हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या अन्य किसी क्रिया के द्वारा मृदा को क्या करना, अपने स्थान से विविध क्रिया मतलब दूसरे स्थान पर क्या कर देना, स्थानांतरित कर देना। चलिए पहला ऑप्शन है अनावृष्टि, दूसरा है भूक्षरण, तीसरा है खनन और चौथा अनुक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूक्षरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अब तक भूक्षरण से कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। पहला है 13 करोड़ हेक्टेयर, दूसरा है 33 करोड़ हेक्टेयर, तीसरा है 3 करोड़ हेक्टेयर और चौथा है 1.3
3 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अब तक में कितना हुआ है, 13 करोड़ हेक्टेयर का क्या हो चुका है, भूक्षरण हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूक्षरण में अब तक भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? यानी ऐसा कितना वन क्षेत्र है जिसका अब तक क्या हो चुका है, वन क्षरण मतलब भूक्षरण हो चुका है, यानी जमीन क्या हो चुका है, कट चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28%, यानी वन से पूछे तो 28%। अगर आप लोगों से पूछेगा, अगर जल से पूछता है तो कितना हो जाएगा, यानी जल क्षेत्र का कितना प्रतिशत का अब तक भूक्षरण हो चुका है, तो 56%, यानी जल क्षेत्र में पूछेगा तो 56% जल क्षेत्र में भूक्षरण, जल क्षेत्र में कितना भूक्षरण हो चुका है, तो 56%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूक्षरण में अब तक भूमि का कितना प्रतिशत क्षेत्र जल के अंतर्गत आता है? यानी अब तक जितना भी भूमि का कटाव हुआ है हवा द्वारा, पानी द्वारा या अन्य किसी क्रिया के द्वारा, उसमें कितना प्रतिशत ऐसा क्षेत्र है जो जल के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है 28%, दूसरा है 56%, तीसरा है 13% और चौथा है 39%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 56%, क्योंकि 28% क्या हो चुका है, ये वन के अंतर्गत आता है, यानी वन के अंतर्गत जो भूक्षरण हुआ है, अंतर्गत भूक्षरण, भूक्षरण लिख दे क्या, यहीं रुक जाइए, भू अक्षरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि। सोपानी कृषि का मतलब समझते हैं, सोपानी कृषि क्यों, सॉरी, सोपानी कृषि को ही क्या बोलते हैं, सीढ़ी नुमा। चलिए, सोपानी कृषि को ही क्या बोला जाता है, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती। और सीढ़ीनुमा खेती किस क्षेत्र में होती है, जो क्या होता है, पहाड़ी इलाका होता है। तो सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, पहाड़ी इलाका, और वहां पर क्या होता है, सोपानी कृषि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी अपने खेत में जो हम लोग डालते हैं दवाई, जिससे क्या होता है, मेढक का प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाता है। तो पहला है बेंजीन, दूसरा है एंड्रीन, तीसरा है यूरिया और चौथा है फास्फोरस। फास्फोरस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रीन, यानी एंड्रीन जो रसायन है वो क्या करता है, मेढक के प्रजनन क्षमता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, मेढक मतलब मेढक का जनरेशन क्या हो पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, जिससे कीड़ा मकोड़ा क्या होता है और बढ़ता है, और खेती करने में क्या होती है, हानि होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसको तो बार बार देख के क्या हो चुका है, हम लोग को याद हो चुका है, क्या बोलते हैं, रेगुर बोलते हैं। और स्थानीय नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम है, स्थानीय नाम है इसका रेगुर। और इसी को क्या बोलते हैं, कपासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तो नहीं है, अगला टॉपिक है अपना लोगों का जल संसाधन। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे, जल संसाधन को आप लोग पूरा क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे। चलिए थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।